हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी गद्य का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? जयप्रकाश भारती जी के द्वारा लिखा गया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग इसके महत्वपूर्ण गद्यांशों को देखेंगे कि जितने भी आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है मतलब, और लगातार कई वर्षों में पूछे भी गए हैं। तो उन सभी गद्यांशों को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे बच्चों, क्योंकि ये हमारी हिंदी गद्य खंड का है लास्ट चैप्टर। और चलिए तो इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला गद्यांश, है ना। पहला गद्यांश क्या है बच्चों? ये आपको दिख रहा है, पहला ये गद्यांश है। और इसमें देखिए रेखांकित अंश को ध्यान दीजिएगा कि कितना रेखांकित अंश है, क्योंकि जितना ये रेखांकित अंश इसमें है, तो जब अभी आगे हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे बच्चों, तो इतने ही अंश की व्याख्या को देखेंगे। तो ये भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है बल्कि ये आपकी परीक्षा में पूछा गया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले ये जो गद्यांश आएगा बच्चों, इसका आपको क्या करना होता है? संदर्भ करना होता है, व्याख्या करनी होती है, और इसी गद्यांश से संबंधित एक अन्य प्रश्न होता है जिसका आपको आंसर करना होता है। तो आज की इस क्लास में भी ऐसे प्रश्नों को भी देखेंगे। तो पहला आपने गद्यांश देखा, इसमें रेखांकित अंश को भी देखा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे जो संबंधित प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न क्या है बच्चों कि इसका संदर्भ लिखना होता है, कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, है ना। संदर्भ में कलर चेंज कर लूं, हाँ। फिर उसके बाद संदर्भ हम लोग लिखेंगे। फिर अगला जो प्रश्न बनता है कि इसकी व्याख्या करनी है। तो संदर्भ व्याख्या सभी में ऐसे सेम होगी कि पहले आपको संदर्भ करना है, फिर व्याख्या करना है। जो तीसरा प्रश्न होता है बच्चों, वो अलग होता है ना, सभी में, और ऐसे अलग करके आएगा, और वो लेकिन होता इसी से संबंधित है, जो गद्यांश दिया होता है उससे ही संबंधित ये प्रश्न भी होता है। तो प्रश्न क्या है कि रोमांचक घटना के भागीदार कौन बन रहे थे? तो इसका उत्तर भी देखेंगे। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोगों ने गद्यांश को देखा है उसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे परीक्षा में। और आज की इस क्लास में जितने भी हम लोग गद्यांश देखेंगे, सबका संदर्भ क्या होगा? सेम होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ, और पाठ का नाम क्या है बच्चों? पानी में चंदा और चांद पर आदमी से उद्गृत है, मतलब लिया गया है। इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं इसके लेखक। तो ऐसे ही आप संदर्भ लिखेंगे। अब व्याख्या पर आते हैं। व्याख्या देखते हैं, जितना रेखांकित अंश था उसकी व्याख्या को देखते हैं। और ऑलरेडी बच्चों हम लोग इसके पाठ के सार को अच्छे से समझ चुके हैं। यदि आप डायरेक्ट इस गद्यांश की व्याख्या को देख रहे हैं और आपने पाठ के सार को नहीं समझा है, तो आपको कठिनाई आएगी, है ना, फिर समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए पहले जरूरी है कि आप पाठ के सार को समझें। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पाठ के सार को अच्छे से पढ़ा था, तो उससे पहले आप देखिएगा। देखने के बाद फिर आप जो है इसकी यहाँ पर जितने भी गद्यांश हैं उनकी व्याख्या को समझिएगा। तो यहाँ पर व्याख्या बच्चों, लेखक कहता है कि मानव का चंद्रमा पर उतरना, है ना, उतरना होना चाहिए यहाँ पर, मनुष्य के अब तक के इतिहास की सबसे अधिक क्या थी? रोमांचक घटना थी कि मानव का चंद्रमा की सतह पर कदम रखना। उसके बाद दुनिया के सभी स्थानों के स्त्री पुरुष और बच्चे इस महत्वपूर्ण घटना के इस अद्भुत क्षण को, मतलब क्या था, जो खास पल था बच्चों, है ना, हिस्सा बन रहे थे। मतलब सभी इसके बारे में जानने के लिए इच्छुक थे। कैसे जिनके पास टेलीविजन थी वो उसके पर्दे में आंखें गड़ाए हुए थे, है ना, कि कब ऐसे मतलब देखने को मिलेगा। और जिसके पास रेडियो था वो रेडियो से सुन रहा था, है ना। तो इसके बारे में बात की गई है। फिर यह सब सुनकर प्रत्येक व्यक्ति उत्सुकता और आश्चर्य से अपने आप से बेखबर हो गया था, अर्थात वे अपनी सुध बुध खो बैठे थे। इसके बारे में बात हुई जितना रेखांकित अंश था। फिर जो अगला प्रश्न था बच्चों कि रोमांचक घटना के भागीदार कौन बन रहे थे, मतलब कौन उसके हिस्से, मतलब भागीदार समझ रहे हैं ना, उसका हिस्सा बनना, कौन बन रहे थे? तो देखिए संसार के समस्त व्यक्ति, संसार के, है ना, अर्थात वह प्रत्येक स्त्री पुरुष और बालक जो रेडियो पर मानव के चांद पर उतरने की खबर सुन रहे थे, इस रोमांचक घटना के भागीदार बन रहे थे। जैसे वर्तमान में बच्चों हम लोगों ने जब चंद्रयान 3 ने लैंड किया था चंद्रमा की सतह पर, तो कितने उत्सुक थे देखने के लिए कि कैसे लैंड करेगा, है ना। कितनी ज्यादा सबके अंदर क्या थी बच्चों? जिज्ञासा थी, है ना। तो तब भी ऐसा ही था, तो उसके बारे में यहाँ बात की गई। तो बच्चों दूसरा गद्यांश हम लोग देखते हैं। गद्यांश 2 में क्या है, आपको रेखांकित अंश दिख रहा है और बच्चों ये महत्वपूर्ण है
क्यों? क्योंकि देखिए 2013 और 10 में ये पूछा गया है, तो इसका भी हम लोग संदर्भ देखेंगे, व्याख्या देखेंगे और दूसरा प्रश्न कैसे बनता है उसे भी देखेंगे। तो आपने गद्यांश को देख लिया है, रेखांकित अंश को देख लिया है, यह भी समझ लिया है कि ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि इसका संदर्भ, व्याख्या और अन्य प्रश्न क्या है कि चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान किस बात के प्रतीक थे, है ना, ये आंसर हमें पता करना है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो संदर्भ बच्चों सब में सेम होगा, है ना, एक जैसा होगा, वो हम लोगों ने पहले ही बात किया था, क्योंकि पाठ क्या है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, और इसके लेखक कौन है बच्चों, जयप्रकाश भारती जी। ऐसे ही संदर्भ लिखेंगे। अब व्याख्या की बात कर लेते हैं। जितना आपने रेखांकित अंश देखा था बच्चों, उतनी ही व्याख्या हम लोग इसमें देखेंगे। तो लेखक कहता है कि लेखक कौन है बच्चों, जयप्रकाश भारती जी, है ना। कहते हैं कि जिस समय अमेरिका चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर पहुंचा, है ना, सतह पर पहुंचा और मानव ने अपने लड़खड़ाते हुए कदम सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर रखे, उस समय ही चंद्रमा के संबंध में प्राचीन काल से आज तक चली आ रही जो कोरी कल्पनाएं थी वो क्या हो गई, अंधविश्वास, निरर्थक अनुमान, मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे सुनिएगा, तथा अंधविश्वास कौमा निरर्थक अनुमान असत्य क्या हो गए, असत्य असत्य सिद्ध हो गए। यहाँ कौमा नहीं होगा। फिर यहाँ तक इतना समझ में आया बच्चों, है ना। ये व्याख्या में ऐसे करेंगे। फिर क्या है, मनुष्य द्वारा चंद्रमा पर पहुंचने के कारण उसके विषय में यथार्थ सत्य के रूप में सबके सम्मुख आ गया, मतलब सभी के सामने आ गया कि हाँ, चंद्रमा की सतह पर जब मानव ने अपना पहला कदम रखा, मतलब वो हमें सफलता मिल चुकी थी। फिर उसके बाद कवियों ने, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, प्राचीन कवियों ने चंद्रमा को सुंदर कहते हुए नारियों के मुख की तुलना उससे की थी, है ना। जो प्राचीन कवि थे वो क्या बोले, यहाँ पर बोलने का मतलब है बच्चों कि प्राचीन कवियों ने क्या किया था, चंद्रमा को सुंदर कहते हुए नारियों के मुख की तुलना उससे की थी, मतलब उसकी तुलना उससे करी थी नारियों की। परंतु चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर वैज्ञानिकों ने कवियों की इन जो मतलब ये भ्रांतियां थी, है ना बच्चों, भ्रांतियां थी, उन्हें क्या कर दिया, वह संदेह को असत्य सिद्ध कर दिया। मतलब वहाँ की कैसी सतह थी, मतलब चट्टानें थी, है ना, और किस प्रकार से उसमें जीवन नहीं है चंद्रमा पर, ऐसे करके तो वो जो तुलना करते थे और स्त्रियों की तुलना करते थे कि वे चंद्रमा के समान सुंदर है, उससे क्या कर दिया, चंद्रमा की सतह पर जब मानव ने कदम रखा तो उसकी जानकारी मिलने के बाद इन जो ये जो भ्रांतियां थी और संदेह था उनके मन में, उसे क्या कर दिया, असत्य सिद्ध कर दिया। तो इतना समझ में आया बच्चों। फिर क्या है कि इसमें वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के विषय में बताया कि वैज्ञानिक जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, है ना, इन्होंने चंद्रमा के विषय में बताया कि वह बहुत क्या है, कुरूप, उबड़ खाबड़ और जीवन रहित है। कैसा है, मतलब वो बताया उन्होंने। आज यदि कोई व्यक्ति किसी सुंदर मुख वाली स्त्री की तुलना चंद्रमा से करेगा, है ना, चंद्रमा से करेगा, तो अब वह स्वयं को चंद्रमुखी कहलाना कैसे पसंद करेगी। ये यहाँ पर ऐसे प्रश्न बनता है बच्चों, ठीक है। चंद्रमा तो कुरूप है और कोई सुंदरी स्वयं की तुलना उस कुरूप चंद्रमा से नहीं करवाना चाहेगी, मतलब कोई भी स्त्री नहीं चाहेगी कि मेरी तुलना फिर चंद्रमा से की जाए। आगे बात करते हैं कि जो इसका अगला प्रश्न है बच्चों दूसरे गद्यांश का, कि चंद्र पर यानी चंद्रमा पर मानव के पांव के निशान किस बात के प्रतीक हैं, किस बात के प्रतीक हैं। तो देखिएगा, चंद्र तल पर मनुष्य के जो पैरों के निशान पड़े हैं वे मनुष्य की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के अतिरिक्त उसके अदम्य साहस, अलौकिक इच्छा और अलौकिक वैज्ञानिक प्रगति के क्या है बच्चों, प्रतीक थे, है ना, उसके प्रतीक माने गए हैं। तो यहाँ पर इतना समझ में आया। तो क्वेश्चन में यही था कि मानव के पांव के निशान किस बात के प्रतीक थे, तो उसके अदम्य साहस, अलौकिक इच्छा और अलौकिक वैज्ञानिक प्रगति के क्या थे, प्रतीक थे। तो इतने में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं बच्चों। जो तीसरा हमारा गद्यांश है, मतलब कितने महत्वपूर्ण इसमें से गद्यांश बन सकते थे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये 2017 में पूछा गया है बच्चों, है ना। ये गद्यांश जो आपको दिख रहा है इसमें रेखांकित अंश दिख रहा है आपको यहाँ से पूरा इतना, तो जितना रेखांकित अंश है उसकी ही व्याख्या देखेंगे। तो प्रश्न बच्चों हमारा पहला क्या होता है कि हमें इसका संदर्भ लिखना होता है, व्याख्या करनी होती है। और जो अगला प्रश्न है कि राम और कृष्ण
चंद्र के लिए क्यों हट करते थे, क्यों जिद करते थे कि मुझे ये चंद्रमा चाहिए मतलब खिलौने के रूप में। उनके हट को कैसे शांत किया जाता था, मतलब वो जब जबरदस्ती करते थे तो उनकी जो जिद थी उसको कैसे शांत किया जाता था, वो इसका आंसर देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों संदर्भ, जो कि सब में सेम था। पाठ का नाम है पानी में चंदा और चांद पर आदमी से उद्गृत है, मतलब लिया गया है, इस पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है बच्चों, जयप्रकाश भारती जी हैं। फिर इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। व्याख्या में क्या है, रेखांकित अंश इसमें काफी बड़ा भी था बच्चों, तो आपकी परीक्षा में जितना पूछा जाएगा उतना आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन व्याख्या अगर बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि जितना यहाँ पर ये अंश दिख रहा है बच्चों, है ना, उसकी पूरी व्याख्या बताई गई है आपको। तो क्या है, लेखक कहता है कि किसी व्यक्ति ने चंद्रमा को रात्रि की अधिपति की उपमा दी है ना, रात की मतलब रजनीपति के रूप में भी उपमा दी है, और तो किसी ने इसका निशा देवी के रूप में वर्णन किया है चंद्रमा का। फिर प्रेमी के वियोग में दुखी प्रेमिका ने भी चंद्रमा को दूत बनाकर स्वयं के संदेशों को प्रियतम तक पहुंचाने का असफल प्रयत्न किया है, मतलब किसके माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से, है ना। तो कभी उसका पीलापन देखकर उसे बूढ़ा, बीमार और दुर्बल समझ लिया गया, किसे, चंद्रमा को। ऐसा ही व्याख्या में है बच्चों, है ना। बाल्यकाल में श्री राम और श्री कृष्ण जैसे श्रेष्ठ पुरुष भी इस चंद्रमा की ओर आकर्षित हुए, तो उन्होंने इसे खिलौने के रूप में लेने की जिद करी, मतलब हट कर दी। फिर उसके बाद बालक की जिद के समक्ष मजबूर माँ मतलब कौन, श्री राम की माता जी कौशल्या, है ना, कौशल्या और यशोदा श्री कृष्ण की माता क्या करती, अब जब वो इतनी जिद कर रहे थे तो वो क्या करती, तो उन्होंने क्या किया कि उनके सम्मुख मतलब उनके सामने बालक राम और कृष्ण के हट को शांत करने का एक ही उपाय था, और वो उपाय क्या था बच्चों, कि चंद्रमा के प्रतिबिंब मतलब उसकी परछाई को पानी में दिखा दिया जाए। तो पानी में कैसे दिखा देती थी कि एक थाली में या एक बर्तन में, बड़े बर्तन में गोल, उसमें पानी भर करके उसकी छाया को मतलब उसके प्रतिबिंब परछाई को क्या करती थी, उसमें दिखा देती थी, और बच्चे सोच लेते थे कि ये मुझे मिल गया। तो ऐसे उनकी जिद को वो शांत करती थी। इतना समझ में आया बच्चों। फिर उसके बाद उस समय उन्हें इस बात का बोध नहीं था कि एक दिन वास्तव में चंद्रमा के पास पहुंचना संभव हो सकेगा। तब मतलब ये अज्ञात में था कि वास्तव में एक दिन सफलता मिलेगी, है ना। किंतु आज मानव ने इतनी प्रगति कर ली है कि इस असंभव कार्य को संभव करके दिखा दिया है। आज के समय में मानव विकास की इस कहानी को महादेवी वर्मा ने इस प्रकार स्पष्ट किया, जैसा कि हम लोगों ने पाठ के सार में पढ़ा था बच्चों। तो महादेवी वर्मा जी ने इस प्रकार से स्पष्ट किया कि प्राचीन समय में चंद्रमा के प्रतिबिंब को पानी में दिखाकर उसे पृथ्वी पर उतारा जाता था, कि मतलब जब बच्चे जिद करते थे तो उनको पानी में चंद्रमा दिखाया जाता था। और आज क्या है, किंतु आधुनिक समय में स्वयं मानव चंद्रमा पर उतर गया है। अर्थात कहने का जो मतलब है बच्चों क्या है यहाँ पर, कि पहले चंद्रमा को प्राप्त करने की कल्पनाएं की जाती थी, मतलब जो मानव था वो कल्पना करता था कि कैसे इसको प्राप्त करना है ना, जैसे पानी में देखना था। और उसके बाद किंतु आज मनुष्य उस तक पहुंचने में क्या हो गया है, सफल हो गया है, उसने सफलता प्राप्त कर ली है। तो ऐसा बच्चों ये व्याख्या में करेंगे, यदि आपके परीक्षा में इससे संबंधित ऐसे ही गद्यांश आता है तो, है ना। तो यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं। जो अगला इससे संबंधित प्रश्न है कि राम और कृष्ण चंद्र के लिए क्यों हट करते थे, मतलब श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण चंद्रमा के लिए क्यों जबरदस्ती करते थे कि ये उनको चाहिए, उनके हट को कैसे शांत किया जाता था, ये इसका उत्तर लिखना है। और मैंने आपको अभी पहले भी बोला बच्चों कि संदर्भ आता है आपकी परीक्षा में करने को, व्याख्या, और जब अन्य प्रश्न जो भी आता है वो उस गद्यांश से ही संबंधित होता है। तो अगर गद्यांश आपको इस समझ में आया तो आप इसका उत्तर जो है अपने शब्दों में आसानी से कर सकते हैं। तो क्या है, कवि तुलसीदास के श्री राम और सूरदास के श्री कृष्ण चंद्रमा को खिलौना समझकर उसे पाने की बार बार जिद करते रहे हैं। उनकी जिद को पूरा करने के लिए थाली में पानी रखकर उसमें चांद का प्रतिबिंब दिखाकर उन्हें क्या कर दिया जाता था, शांत कर दिया जाता था। ऐसे ही करके आप इसका उत्तर लिखेंगे परीक्षा में।
तो यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं बच्चों। तो हिंदी गद्य खंड में ये आपका लास्ट चैप्टर था, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इसमें जितने महत्वपूर्ण गद्यांश थे, मतलब जो परीक्षा में पूछे भी गए थे, है ना, जिन्हें आप तैयार कर लें तो आपकी परीक्षा में मदद मिलेगी, उन सभी को यहाँ पर आज की क्लास में कंप्लीट कर दिया गया है बच्चों। तो आपका ये जो गद्य हिंदी गद्य में जितने भी चैप्टर थे, टोटल 7 चैप्टर बच्चों, ये आप लोग के लिए है। पूरे 7 चैप्टर ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपनी जिम्मेदारी के साथ में हर एक पार्ट के सार को समझिए। जितने आपको गद्यांश कराए गए हैं हर एक पार्ट के, उनकी व्याख्या, संदर्भ और प्रश्नों को एक बार समझने का प्रयास करिए, तभी आपकी परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी होगी बच्चों। तो आज ये जो लास्ट चैप्टर था बच्चों हिंदी गद्य में, इससे हम लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया है। मतलब हिंदी गद्य के जितने भी चैप्टर थे सभी क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद अब क्या है कि आपको मेहनत करना है, हर एक चैप्टर की अच्छे से तैयारी करना है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, ऐसे ही मेहनत करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।